हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, यूथ कंपटीशन में अब तक हमने नामकरण और काल विभाजन को संपूर्ण पढ़ लिया है। अब हम करेंगे आदिकाल, क्योंकि फ्रेंड्स बिना PYQ के हमारी नहीं समझ में आता है कि प्रश्नों का लेवल क्या होता है, आगे की प्रश्नावली क्या होगी। इसीलिए ज़रूरी है कि हम जितने भी हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, चाहे वो UP-TGT हो, PGT हो, NVS हो, DSSB हो, जो कि अभी वैकेंसी आई हुई है TGT के लिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम ये अध्ययन करें कि आखिरकार प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, प्रश्न कहाँ से निकल के आते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है PYQ करना। तो आज अब हम स्टार्ट करेंगे आदिकाल का पहला प्रश्न। प्रश्न एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि अब तक की परीक्षाओं में आए हुए हैं। प्रश्न एक है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? ये अमीर खुसरो, C तुलसीदास, B नानक, D गुरु गोविंद सिंह। तो ये माने जाते हैं अमीर खुसरो। अब इसकी थ्योरी देख लीजिए। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो आदिकालीन कवि हैं। इनकी रचनाओं में विशेषतः पहेलियों मुकुरियों में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 2 है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? A भरत मुनि, B पतंजलि, C राजशेखर, D भामा। तो ये थे पतंजलि। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि ने किया था। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। प्रश्न 3 है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है। A लोक भाषा, B जनभाषा, C देश भाषा और D अशुद्ध भाषा। तो फ्रेंड्स ये थी देश भाषा। व्याख्या है, भरत मुनि दूसरी तीसरी शताब्दी ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है, जबकि विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देश भाषा कहा है। प्रश्न 4 है, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। A जगनिक, खुसरो, श्रीधर, चंद्रबरदाई, B है खुसरो, श्रीधर, चंद्रबरदाई, जगनिक, C है चंद्रबरदाई, जगनिक, खुसरो, श्रीधर और D है श्रीधर, खुसरो, चंद्रबरदाई, जगनिक। तो फ्रेंड्स ये है, सबसे पहले नंबर पर चंद्रबरदाई आते हैं, उसके बाद जगनिक आते हैं, उसके बाद खुसरो और फिर आते हैं श्रीधर। इनका कालक्रम भी दे रखा है। चंद्रबरदाई का है 1168 से 1192, जगनिक का है 1173, अमीर खुसरो का है 1253 से 1325, श्रीधर का 14वीं शताब्दी। प्रश्न 5 है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम क्या है? A चंद्रबरदाई, B अमीर खुसरो, C जगनिक, D नरपति नाला। तो ये थे चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई हैं। अमीर खुसरो ने मुकुरियाँ, पहेलियाँ, खलिकवारी, दो सुकनी गजल की रचना की है। जगनिक ने किसकी रचना की है? परमल रासो की। और नरपति नाला ने किसकी रचना की है? बीशलदेव रासो की। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि PYQ से हमारे किसी भी परीक्षा के लिए बेस तैयार होता है और हम प्रिपेयर होते हैं कि आने वाली परीक्षाओं के लिए कि आखिरकार एग्जाम का पैटर्न इस आधार पर आएगा। तो प्रश्न 6, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? A भविष्यतः कहा, B योगसार, C परमात्मा प्रकाश और D है पाहुणा दोहा। तो फ्रेंड्स ये था भविष्यतः कहा। निम्नलिखित ग्रंथों में से लौकिक चरित्र काव्य धनपाल कृत भविष्यतः कहा को माना जाता है, जबकि योगसार परमात्मा प्रकाश के लेखक जोइंदू हैं और पाहुणा दोहा के लेखक राम सिंह हैं। प्रश्न 7 है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? A गोरखनाथ, B महानाथ, C चरपटनाथ, D नेमिनाथ। तो फ्रेंड्स नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं गोरखनाथ। थ्योरी महत्वपूर्ण है, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, इसमें 5 या 6 प्रश्न आपके निकलेंगे। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ है। नाथ संप्रदाय के आराध्य कौन है? शिव है। प्रश्न 2, हठयोग यह हठयोग की साधना पद्धति पर आधारित है। किसकी पद्धति पर आधारित है? हठयोग की साधना पद्धति पर। कुछ विद्वान नाथ संप्रदाय का संस्थापक मच्छंदर या मत्स्यनाथ को मानते हैं। नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला। किससे निकला है? वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। महत्वपूर्ण गोरच सिद्धांत संग्रह में नवनाथों में निम्नलिखित नाम गिनाए गए: नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर, मलयार्जुन। फ्रेंड्स ये नाम जरूर याद करने हैं, क्योंकि इनमें से प्रश्न निकलते हैं।
प्रश्न 8 है, महापुराण के रचनाकार कौन है? ए अब्दुल रहमान, बी पुष्यदंत, सी धनपाल, डी स्वयंभू। तो फ्रेंड्स ये हैं पुष्यदंत। इसकी व्याख्या करते हैं। महापुराण आदिकालीन ग्रंथ है, इसके रचनाकार पुष्यदंत हैं। इनकी अन्य रचना है 63 महापुरुष गुणालंकार, ऋयु चरयु जसहर चरयु 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण कहा जाता है। पुष्पदंत को हिंदी का बहुभूति कहा जाता है। हिंदी का बहुभूति किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पुष्पदंत को। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को भाका की जड़ कहा है तथा हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। किसने? शिव सिंह सेंगर ने। प्रश्न 9 है, राहुल संकृताय ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? ए लुईप्पा, बी सबरप्पा, सी सरहप्पा और डी चंद्रवरदाई। तो यह माना है सरहप्पा को। व्याख्या इस प्रकार है, इसकी महत्वपूर्ण है। राहुल संकृताय ने हिंदी का पहला कवि सरहप्पा को माना है। इन्होंने सरहप्पा का समय 769 स्तर किया है। बच्चन सिंह ने लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है। सबरप्पा सरहप्पा के शिष्य लुईप्पा के गुरु थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो को महाकाव्य मानते। कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न है 10, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी काल क्रमानुसार सही है? तो इसमें कोई भी राइट आंसर नहीं दिया है, लेकिन इसकी थ्योरी महत्वपूर्ण है तो इसको कर लेते हैं। खुमान रासो 9वीं सदी दलपति विजय है इनकी रचना। बीसल देव रासो का समय 1212 ईस्वी है। नरपतनाला रचनाकार हैं। खुमान रासो के दलपति विजय। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना जो समय है 13वीं सदी। प्रश्न 11 है, इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं सरहप्पा, कडप्पा, मच्छंदर नाथ, गोरखनाथ। तो नाथों में सबसे पुराने हैं मच्छंदर नाथ। व्याख्या इस प्रकार है, सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने मच्छंदर नाथ हैं। सिद्धों से ही नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई है, जिसके प्रणेता गोरखनाथ थे। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है, जिनकी रचना दोहा कोश है। कडप्पा सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि माने जाते हैं, किंतु इनका कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं है। प्रश्न 12 है, बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है? ए राजवती, बी रूपमती, सी मृणालवती और डी राजमती। तो फ्रेंड्स बीसल देव की नायिका का नाम है राजमती। ये ध्यान रखिएगा, मती आ जाए और राज आ जाए तो यानी कि राइट आंसर यही है। व्याख्या देख लीजिए। सॉरी फ्रेंड्स, बीसल देव रासो की नायिका राजमती हैं। बीसल देव रासो 1212 एक रासो साहित्य है। कब आया है? 1212 ईस्वी में आया है, जिसके रचनाकार नरपति नाला हैं। यह 4 खंडों का वीर रस तथा श्रृंगार प्रधान रचना है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मास ऋतु का वर्णन वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बीसल देव रासो ही माना जाता है। 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन किसमें हुआ है? बीसल देव रासो में हुआ है। प्रश्न 13 है, आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ए इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। बी युद्धों का सजीव वर्णन इस साहित्य की अत्यतम विशेषता है। सी इसमें शौर्य विलासता का स्वाभाविक और जीवन चित्रण है। डी श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो फ्रेंड्स ये राइट आंसर है, इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। ये सही नहीं है, बाकी के सभी सही हैं। इसका आदिकाल रासों की प्रमुख प्रवृत्तियां देख लीजिए। युद्धों का सजीव वर्णन इस साहित्य की अंतिम विशेषता है। इसमें शौर्य विलासता का स्वाभाविक जीवंत चित्रण हुआ है। श्रृंगार रस और वीर रस एक साथ चित्रण रासो साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। 4th है, अपने आश्रयदाता राजाओं तथा उनकी प्रेम कहानी की प्रशंसा करना भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रश्न 14 है, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? ए भविष्यता कहा, वी योगसार, सी परमात्मा प्रकाश, डी पाहुणरथ दोहा। तो ये है भविष्यता कहा। योगसार किसका है? जो इंदु का है। परमात्मा प्रकाश जो इंदु का है। पाहुणरथ दोहा मुनीराम सिंह का है। प्रश्न 15 है, विद्यापति में से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए थे? ए पदावली, बी कीर्ति पताका, सी कीर्तिलता और डी है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये थी पदावली। विद्यापति पदावली रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए, क्योंकि पदावली की रचना विद्यापति जी ने मैथिली भाषा में की है। कीर्ति पताका एवं कीर्तिलता की रचना विद्यापति जी ने अवट्ट भाषा में की है।
विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त तथा रहस्यवादी कवि माना है, जो इस प्रकार हैं। श्रृंगारी कवि किस किसने माना है? हरिप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा, रामवृक्ष वैनप्रिय। भक्त कवि किस किसने माना है? बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और रहस्यवादी किस किसने माना है? जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन ने इनको रहस्यवादी माना है। प्रश्न 16 है, चंदनवाला राज के रचयिता हैं? ए जिनधर्म सूरी, बी विजय सेन सूरी, सी जिनदत्त सूरी, डी आशुक। ये थे आशुक। जिनधर्म सूरी की रचना है स्थूलभद्र रास, विजय सेन सूरी की रचना रेवत गिरिराज, जिनदत्त सूरी की रचना उपदेश रसायन, चरचरी, कालस्वरूप, कुलक। प्रश्न 17, अमावस के घर झिलमिल चंदा, पूनम के घर सूर, नाद के घर व्याध गरजे, बाजत अनहद तूर। उपयुक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाली योगी संत का नाम है? ए जयसी, बी गोरखनाथ, सी जलंधर, डी नामनाथ। तो ये थे गोरखनाथ। अमावस के घर झिलमिल चंदा, पूनम के घर सूर, नाद के घर व्याध गरजे, बाजत अनहद तूर। उपयुक्त काव्य में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम गोरखनाथ है। प्रश्न 18 है, पृथ्वीराज रासों में कितने सर्ग हैं? ए 45, बी 51, सी 59, डी 69। तो ये सर्ग हैं 69। व्याख्या है, पृथ्वीराज रासों में 69 सर्ग हैं। इसके लेखक चंद्रबरदाई हैं। इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। कितने छंद हैं? अगर सर्ग पूछा जाएगा तो 69 है, छंद पूछा जाएगा तो 68 है। डाउट में नहीं रहना है। चंद्रबरदाई को छपे का छंद बहुत प्रिय थे। आचार्य शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि और पृथ्वीराज रासों को हिंदी की प्रथम महाकाव्य माना है। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। क्या माना है? महाकाव्य माना है। किसको? पृथ्वीराज रासों को, जिसके रचनाकार हैं चंद्रबरदाई। प्रश्न 19 है, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने का, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? ए पृथ्वीराज रासों, बी बीसल देव रासों, सी हमीर रासों, डी कुमार रासों। तो फ्रेंड्स, ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासों के लिए। आज का लास्ट प्रश्न, 20 प्रश्न ही करेंगे। निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? जम्बूस्वामी चर्यू, बी पहुन चर्यू, सी पाहुण दोहा, डी महापुराण। तो फ्रेंड्स, ये है पाहुण दोहा। पाहुण दोहा में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। जम्बूस्वामी चर्यू, पमचर्यू, महापुराण में कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। फ्रेंड्स, आगे की सीरीज हम कल को कराएंगे। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। फ्रेंड्स, क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको हो सकता है थोड़ा सा ये लग रहा हो कि थोड़ा सा बोर है, लेकिन बोर बिल्कुल भी नहीं है। पूरी नॉलेज आपको दी जा रही है, एक एक चीज़ को समझाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, क्लास पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।